वेलकम टू द क्लास ऑफ लेबर एंड सोशल वेलफेयर। और आज का क्लास समर्पित है श्रमिकों के लिए जिन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय विकास में समर्पित किया, परंतु उनका जीवन आज भी दुखद और द्रवित है। तो आज का क्लास मैं श्रमिकों को समर्पित करता हूँ। नाउ लेबर एंड सोशल वेलफेयर जो पहला चैप्टर है, दैट इज़ ए लेबर लेजिस्लेशन, प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। श्रम विधान का सिद्धांत तथा श्रम विधान के प्रकार। तो पहला ही टॉपिक पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे और इसकी आत्मीयता से रूबरू होंगे कि श्रम विधान का जो सिद्धांत है वह क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। तो इसकी आत्मीयता से चिर परिचित होंगे। नाउ श्रम विधान की जब बात आती है तो श्रम विधान से पहले जब इसके उद्भव और विकास में जाएंगे कि श्रम विधान का उद्भव और विकास कैसे हुआ, तो इसका जो मूल तत्व है वो सामाजिक विधान है। सामाजिक विधान का ही एक शाखा है श्रम विधान। जब व्यक्ति समाज में रहता है तो वह एक सामाजिक प्राणी है, समाज का अभिन्न हिस्सा है और उस पर सोशल लेजिस्लेशन लागू रहता है। और वही व्यक्ति जब उद्योग में प्रवेश करता है तो उद्योग का एक अभिन्न अंग हो जाता है और उस पर इंडस्ट्रियल लॉ, औद्योगिक विधान उसके हेड पर समर्पित रहता है। तो नौ समाज श्रम विधान से पहले एक झलक देखेंगे सामाजिक विधान क्या है। सामाजिक विधान एक मूल तत्व है कि व्यक्ति जब समाज में रहता है तो उसके ऊपर सोशल लेजिस्लेशन, वो चूँकि समाज का अभिन्न हिस्सा है तो उसके ऊपर सोशल लेजिस्लेशन लागू है, चाहे वो समाज के द्वारा लिखित हो या प्रचलित या प्रथाओं से युक्त हो। तो सामाजिक विधान पर जब एक दृष्टिपात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि समाज के विकास में बहुत से बाधाएं थी और वह बाधाएं क्या क्या थी, उनमें से प्रमुख बाधाओं पर हम लोग दृष्टिपात करेंगे। जैसे जब आप देखेंगे तो समाज में मानव बलि का भी एक प्रथा था और ये कौन लागू किया, कब लागू किया, अज्ञात है, लेकिन ये प्रचलित था, ये कुरीति था और समाज के विकास में बहुत बड़ा अवरोध था। उसी तरह से बॉन्डेड लेबर सिस्टम, बंधुआ मजदूर सिस्टम था कि उसे नियोक्ता के द्वारा उसके परिवार को कुछ ज़मीन दिया जाता था, उसके बदले में वह नियोक्ता के परिवार के यहाँ उसके खेती बाड़ी सारी चीज़ों को संभालता था बिना कोई मजदूरी का। और जनरेशन दर जनरेशन उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसके यहाँ अधिसेवाएँ करता था, उसका सर्विस करता था। इस तरह से एक दास प्रथा का प्रचलन था समाज में, जो कि समाज के लिए अभिशाप था। तीसरी चीज़ देखते हैं कि सती प्रथा था कि अगर किसी भी स्त्री का पति का निधन हो गया हो तो उसे भी उसके शव के साथ उसे भी जलना पड़ता था और यह इतना दर्दनाक और कुरीति था और ये समाज में प्रचलित था। तो जिसे राजा राम मोहन राय ने 1929 में जो है इसको समाप्त किए। ये समाप्त करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। तो सामाजिक विधान में हम लोग जब दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि मानव बलि सिस्टम प्रतिषेध अधिनियम 1848 में मानव बलि सिस्टम को रोका गया। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू किया गया। वह भी एक सरल जीवन व्यतीत करेगी। विधवा पुनर्विवाह 1856
1929 में सती प्रथा, जो कि समाज के में बहुत ही गहराई से व्याप्त था, उसे रोका गया और सती प्रथा एबोल्यूशन एक्ट 1929 पारित किया गया। इसी तरह से बॉन्डेड लेबर एबोल्यूशन एक्ट 1976 के द्वारा जो बंधुआ मजदूर सिस्टम था, दास प्रथा, कृषि दास प्रथा और स्लेवरी था, बलात् श्रम था, इन सब का समाप्तिकरण किया गया। तो सामाजिक विधान के बाद उसी से उद्धृत है, उसी की एक शाखा है श्रम विधान। तो औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप जब ध्यान देते हम लोग, तो उद्योग में श्रमिकों का पुनरुत्थान हुआ और लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर पलायन करते गए और उद्योग में औद्योगिकीकरण का धीरे धीरे पुनरुत्थान होता गया। तो उद्योग के अंतर्गत औद्योगिक विकास सनह सनह अपने प्रबल और प्रचंड रूप में बढ़ता ही गया। तो 1937 में श्रम विधान के सिद्धांत को जब देखते हैं तो रमन कुमार दास 1937 में एक पुस्तक भी लिखे जिसका नाम था प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। तो उसके द्वारा तो रमन कुमार दास ने एट दैट टाइम कंटेम्पररी तत्कालीन समय के अनुकूल उन्होंने श्रम विधान के सिद्धांत को 4 फैक्टर्स में विभाजित किया, जिसमें पहला था सामाजिक न्याय का सिद्धांत, दूसरा समाज कल्याण का सिद्धांत, तीसरा राष्ट्रीय अर्थनीति का सिद्धांत और चौथा था अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता का सिद्धांत। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन 1937 सोशल साइंटिस्ट R.K. दास, इन्होंने मूल 4 सिद्धांत को प्रतिपादित किया और वो जो सिद्धांत है वो पहला है सामाजिक न्याय का सिद्धांत। ये क्या है? इट इज़ नथिंग बट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस। दूसरा समाज कल्याण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वेलफेयर। तीसरा जो फैक्टर था राष्ट्रीय अर्थनीति का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता का सिद्धांत। इट इज़ नथिंग बट प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडरिटी। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 1937 में सोशल साइंटिस्ट रमन कुमार दास ने 4 बेसिक लेबर लेजिस्लेशन फॉर्मुलेट किए और वो क्या है? पहला है सामाजिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। दूसरा समाज कल्याण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर। तीसरा है राष्ट्रीय अर्थनीति का सिद्धांत, दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इकोनॉमी। एंड चौथा है अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता का सिद्धांत, दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडरिटी। इज इट क्लियर? प्लीज रिमेंबर दैट बेसिक लेबर लेजिस्लेशन, the 4 factors
इन 1937 मिस्टर आर के दास, रमन कुमार दास ने प्रतिपादित किया था। जब हम आधुनिक श्रम विधान के सिद्धांत को देखते हैं तो इसे पुराने में 4 था, और जब आधुनिक श्रम विधान को देखते हैं तो इसका स्वरूप सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, औद्योगिक, संवैधानिक विभिन्न कारणों से ये 4 बदल का इसका स्वरूप 8 हो गया। तो आधुनिक श्रम विधान का जो सिद्धांत है उसके अंदर 8 फैक्टर है। वो 8 कौन कौन से हैं, कृपया इसको मनोयोग से देखिए। प्लीज़ रिमेंबर ये 8 है। क्यों हुआ? एट दैट टाइम कंटेम्प्ररी, उस समय तत्कालीन जो परिस्थिति थी उसके अनुसार 4 था, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, संवैधानिक, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप इसके स्वरूप में भी परिवर्तन होता गया और ये 4 से 8 फैक्टर में आ गया। ये 8 कौन कौन से हैं, कृपया इस पर दृष्टिपात करते हैं। पहला है संरक्षा का सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ पहला है संरक्षा का सिद्धांत, दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। दूसरा सामाजिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। तीसरा विनियमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ रेगुलेशन। चौथा है कल्याण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ वेलफेयर। कल्याण का सिद्धांत। पांचवा सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी। छठा निवारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। सातवां है आर्थिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
और आठवां है अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। तो इन 1937 श्रम विधान के 4 सिद्धांत थे। सामाजिक न्याय का सिद्धांत, समाज कल्याण का सिद्धांत, राष्ट्रीय अर्थनीति का सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता का सिद्धांत। वह 4 एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, औद्योगिक, संवैधानिक, आध्यात्मिक, इन सारे फैक्टर्स के आधार पर इसमें इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया। और ये 4 से आधुनिक श्रम विधान का सिद्धांत कितना हो गया? 8। ये 8 कौन कौन सा है? पहला है संरक्षा का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक न्याय का सिद्धांत, तीसरा है विनियमन का सिद्धांत, चौथा है कल्याण का सिद्धांत, सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, निवारण का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो संरक्षा का सिद्धांत दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, सामाजिक न्याय का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, विनियमन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन, देन कल्याण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर, सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी, निवारण का सिद्धांत दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, देन आर्थिक विकास का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड 8वां है अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। नाउ वी विल सी one by one each and we will go through in details कि what is what। जब हम संरक्षा के सिद्धांत को देखते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन ये मजदूर को क्या करता है? एक संरक्षा देता है लेबर लेजिस्लेशन के माध्यम से, क्योंकि श्रमिकों का एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन, श्रमिकों का एक एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन था। धीरे धीरे उस कार्य के घंटे, कार्य की दशा, मजदूरी का भुगतान, सवेतन छुट्टी और स्वरूप में औद्योगिक विवाद, कटौतियाँ, सभी में परिवर्तन ज्यों-ज्यों श्रम विधान पारित होता गया उसके स्वरूप में और उसके शोषण में कमी होता गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि संरक्षा का सिद्धांत के अंतर्गत अगर एक एक्ट देखते हैं कि चाइल्ड लेबर प्रोविज़न ऑफ रेगुलेशन, चाइल्ड लेबर प्रोविज़न एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, तो बाल्या अवस्था में बाल श्रम को रोकने के लिए 1986 में और फर्दर अमेंडमेंट्स एक एक्ट आया जो कि बाल श्रम को शोषित होने में अहम भूमिका निभाता है। तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट ये संरक्षा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन वो क्या करता है? उसे संरक्षा प्रदान करता है, बाल्यावस्था को प्रोटेक्ट करता है कि उसे खतरनाक उद्योग में नहीं लगाना है। स्त्री को भी प्रोटेक्ट करता है, स्त्री को काम के घंटे सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक, और उसे खतरनाक उद्योग में भी या खतरनाक कार्यों में उनकी ड्यूटी को नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ उनके जो है वेज को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पुरुष को और स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन का भी प्रावधान किया गया। तो संरक्षा का सिद्धांत को जब देखते हैं तो इसके माध्यम से
चाइल्ड लेबर प्रोविज़न एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 जो कि बाल्यावस्था चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 के द्वारा महिलाओं को एक संरक्षण प्रदान करता है उसके कार्य की दशा में। तीसरी है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जब महिलाओं का एक अवस्था ऐसा रहता है जब वो शरीर काम करने की ओर असमर्थता व्यक्त करता है, तो 1961 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के द्वारा उसे एक प्रोटेक्शन दिया गया कि प्रसव से पूर्व, प्रसव के बाद उसे सवेतन छुट्टी का प्रावधान किया गया है। साथ ही बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को भी प्रोटेक्ट किया गया है। दूसरा देखते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय के तहत बलात् श्रम को रोका गया है। कहीं भी फोर्स्ड लेबर को समाप्त किया गया सामाजिक न्याय के तहत कि जो भी हो सामाजिक न्याय पर हो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की आत्मा में भी है कि विश्व में अस्थायी शांति तभी स्थापित हो सकता है जब वह सामाजिक न्याय पर आधारित हो। सामाजिक न्याय पर आधारित होने की बात संविधान में भी कही गई है, संविधान के अंतर्गत भी है और इसे समाहित किया गया है कि लोगों का जो भी विकास हो, कल्याणकारी योजना हो, वो सामाजिक न्याय पर आधारित हो। तो सामाजिक न्याय के तहत देयर वाज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पुरुष को अलग वेज था, महिलाओं को अलग, सेम काम के लिए। तो सामाजिक न्याय की तरह ILO ने 76 में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 पास किया कि नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ये विभेद गलत है, ये शोषण है। तो सामाजिक न्याय को भी उचित स्थान दिया गया है। तो दूसरा जो है सामाजिक न्याय का सिद्धांत। तीसरा जो है विनियमन का सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है विनियमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ रेगुलेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन जब इसके अंदर विजुअलाइज करते हैं तो देखते हैं कि एम्प्लॉयर श्रमिकों का एक्सट्रीम शोषण करते थे। एक पक्ष ये है, दूसरा श्रमिकों के पास कोई वॉइस नहीं था, कोई स्ट्रेंथ नहीं था अपनी मांग को रखने के लिए। फिर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के द्वारा श्रम संघों का आगमन हुआ। तो प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट्स, तो उद्योग में जो भी कलह और जो भी विवाद होता गया उसके लिए एक कानून आया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और श्रम संघों के ऊपर 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसके बाद ये रेगुलेट करता है एक और एम्प्लॉयर को बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये कंट्रोल करता है, विनियमन करता है एक तरफ एम्प्लॉयर को तो दूसरी तरफ श्रम संघ को, कि दोनों भी कोई भी पक्ष अपना मनमानी नहीं करेगा। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन के माध्यम से नियंत्रित किया गया है। चौथा है कल्याण का सिद्धांत, वेलफेयर, प्रिंसिपल्स ऑफ वेलफेयर। कल्याण के सिद्धांत से भोजन, वस्त्र, आवास के बाद श्रमिकों के लिए उनकी कार्य की दशाओं में, उनकी सुविधाओं में विकास गया। उनके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए, उनके विवाह के लिए, उनकी और सारी बहुत सारे जो है समस्याओं को निदान के लिए लेबर वेलफेयर फंड, जैसे कोल लेबर वेलफेयर फंड
1947 इसका प्रावधान किया गया। अवरक माइका लेबर वेलफेयर फंड 1946 इसका भी प्रावधान किया गया। तो लेबर वेलफेयर फंड के द्वारा उनके गुणवत्ता में सुधार का प्रयास किया गया। तीसरा, सामाजिक न्याय का सिद्धांत, सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, सोशल सिक्योरिटी। पांचवा है सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत। सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी। आदमी की एक दशा भी होती है, काम करते करते किसी भी कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है और अस्थायी अपंगता हो जाती है दुर्घटना के कारण, या अस्थायी अपंगता होती है, या किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाता है कर्मचारी, तो एक असहज स्थिति हो जाता है और वो काम करने की स्थिति में नहीं रहता है। तो सामाजिक सुरक्षा, प्रिंसिपल ऑफ सामाजिक सुरक्षा, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत उसे एक सुरक्षा प्रदान करने का भी बहुत सारे लेबर लेजिस्लेशन पास किए गए हैं। जैसे 1923 में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के द्वारा उस कर्मचारी को इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ डेथ उसके आश्रिता को, इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी, इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, इन सारे परिस्थितियों में उसे आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वो कमिश्नर डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ उसका जो मूल सैलरी है, लायबिलिटी है। इन सारे तत्वों को ध्यान में रखने के बाद उसे सामाजिक सुरक्षा के तहत आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है, उसे कंपनसेशन देने का प्रावधान है। इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा के तहत कर्मचारी जब रिटायरमेंट होता है तो एक ग्रेच्युटी का भी प्रावधान किया गया है कि सेवा समाप्ति के बाद पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के द्वारा उपादान भुगतान अधिनियम कि कर्मचारी अपने जीवन का बहुमूल्य समय संस्थान को दिया है, तो जाते समय एक उपादान भुगतान अधिनियम पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के माध्यम से भी उसे एक आर्थिक सपोर्ट और आर्थिक संरक्षण देते हुए उसे सुदृढ़ किया गया है। तो सामाजिक सुरक्षा के द्वारा जो है ओल्ड एज की अवस्था में, दुर्घटना के समय और जब वो काम करने की स्थिति में नहीं है, तो सामाजिक सुरक्षा बीमा के द्वारा उसे बीमा के माध्यम से ESI एक्ट 1948 कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के माध्यम से उसे एक सामाजिक सुरक्षा देने का सुदृढ़ कल्याणकारी जो है श्रम विधान है। इसके बाद निवारण का सिद्धांत, निवारण के सिद्धांत के अनुसार इसे सोशल इविल से बचाने का प्रोटेक्शन दिया गया है। निवारण मीन्स सामाजिक कुरीति, सामाजिक बुराई, निवारण से उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। चाइल्ड बाल्यावस्था को, इसके बाद स्त्रीत्व को, ये सामाजिक अवस्था में सामाजिक जो बुराइयों हैं उससे उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो निवारण का सिद्धांत प्रोटेक्ट फ्रॉम सोशल एविल्स, उसे सामाजिक बुराइयों से प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर कोई चाइल्ड लेबर है तो उसे प्रोटेक्शन दिया जाता है सामाजिक ये निवारण के तहत। दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन के माध्यम से उसे सामाजिक बुराइयों से और कुरीतियों से प्रोटेक्ट किया जाता है, स्त्रियों को भी, बालकों को भी, और इस तरह से उसे एक सामाजिक निवारण मीन्स प्रिवेंट किया जाता है कि उसके बाल्यावस्था को, उसके स्त्रीत्व की जो कार्य की दशा है और काम करने के जो घंटे हैं और काम करने की दशा, उसकी मजदूरी, उसकी कटौतियाँ और उसके वेलफेयर में, जैसे क्रेच, जब आप फैक्ट्रीज एक्ट 1948 देखेंगे
जो प्रसूति के बाद जो बाल्यावस्था है, नवजात शिशु के लिए क्रेच का भी प्रावधान किया है, ताकि काम के घंटे के दौरान भी वो कुछ एक इंटरवल पर अपने बच्चों को जो है फीडिंग कर सके, तो वो नवजात शिशु का भी देखभाल कर सकती है, उसे प्रिवेंट, काम की दशा उसे वंचित नहीं कर सकता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। तो बाल्यावस्था में वहाँ एक ट्रेंड दाई भी रहती है, एक प्रशिक्षित परिचारिका का भी नियुक्ति रहता है, जो उसके देखभाल के लिए, जब महिला काम पर रहती है उसके देखभाल के लिए वो क्रेच में रहती है और नवजात शिशु को उसका देखभाल करती है, उसे प्रिवेंट करती है। निवारण का सिद्धांत, देन आर्थिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जब देखते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत जो फैक्टर है, जो मेन फैक्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर रिसोर्सेस है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स और स्किल डेवलपमेंट, प्रोविज़न ऑफ ट्रेनिंग शेड्यूल्स, देन हायर स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो इन सारे चीज़ों, इन सारे फैक्टर्स को देखते हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अहम फैक्टर है। तो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत इन सारे बिंदुओं पर जब ध्यान देते हैं तो इन सारे बिंदुओं को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत जो मेन फैक्टर्स है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा ही किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके फैक्टर्स में जब देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, देन वाटर रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, देन स्किल्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, देन फैसिलिटीज़ ऑफ सपोर्टिंग विंग्स है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि किसी भी कंट्री का बैकबोन है, उसके फैक्टर्स को मॉनिटरिंग करने का, अनुसरण करने का और उससे संबंधित डेवलपमेंट पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो इसे भी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि एक अहम है किसी भी कंट्री के लिए, उसे भी शामिल किया गया है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत। नाउ 8वां जो है अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत, इंटरनेशनल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के अंतर्गत हम देखते हैं कि यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को, ILO, ये सारे प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और इनके द्वारा देश के अंतर्गत किए गए कार्य जो कि सीधा सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक रूप से समाज से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए उस राष्ट्र की भी उत्तरदायित्व है, उसके द्वारा दिए गए कार्यों को सुदृढ़ता से उसका अनुपालन किया जाए, ताकि देश का अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है उसके प्रति हम उत्तरदायित्व रहें, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र के विकास में एक अहम कड़ी है और उस कड़ी के द्वारा हमारी सामाजिक, हमारे राष्ट्रीय, हमारी सामाजिक संस्थाएं का विकास सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। तो उसके प्रति भी हम अपना उत्तरदायित्व को समझें, इसको उजागर करता है। यूनिसेफ के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम, कल्याणकारी योजनाएं चलता है, WHO के माध्यम से बहुत सारे कल्याणकारी योजना लागू है, और इसी तरह से ILO के द्वारा अभिसमयों और संस्कृति के माध्यम से रिकमेंडेशन एंड कन्वेंशंस जो ILO के द्वारा पारित किए जाते हैं किसी भी देश के लिए, तो
कन्वेंशंस को लागू करने के उपरांत उसे फिर प्रतिवेदित भी किया जाता है, उसे रिपोर्ट दिया जाता है कि हमने आपके कन्वेंशन नंबर सो एंड सो को अनुपालित किया हूँ, या अनुपालित इन कारणों के कारण भौगोलिक या पर्यावरण या जो भी कारण के साथ हमने पार्शियली किया है या नहीं किया है, तो अभी समय के अनुसार उसे प्रतिवेदित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इन नटसेल कि श्रम विधान के सिद्धांत जो 1937 में 4 थे: सामाजिक न्याय का सिद्धांत, समाज कल्याण का सिद्धांत, राष्ट्रीय अर्थनीति का सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता का सिद्धांत, जो कि समय के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, संवैधानिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक विश्व पटल पर ये 4 से वर्तमान में आधुनिक श्रम विधान का सिद्धांत 8 हो गया। और ये 8 जो इनुमरेटेड है वह यह है: संरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, प्रिंसिपल सामाजिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, विनियमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन, देन कल्याण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर, सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी, निवारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, देन 7वां है आर्थिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन 8वां है अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। प्लीज रिमेंबर, and this is your first topic, and please remember, because ये मूल तत्व है श्रम विधान के सिद्धांत, और आधुनिक श्रम विधान के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और इससे जुड़ी ही सारी शाखाएं आगे मिलेगी। इसी में जब देखिएगा तो श्रम विधान के प्रकार, जब श्रम विधान के सिद्धांत, आधुनिक श्रम विधान के सिद्धांत को देखिएगा, इसी से जो है बाई प्रोडक्ट, इसी से उद्धृत है श्रम विधान के सिद्धांत, जैसे संरक्षात्मक, देन सामाजिक न्याय, देन रेगुलेटिव विनियामक, देन वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, प्रिवेंटिव। So types of, next class we will see types of labor legislation in detail, each component. So please remember this, what is a labor, principle of labor legislation in 1937. This was formulated by social scientist Raman Kumar Das. At that time contemporary it was 4. Now आधुनिक श्रम विधान का सिद्धांत ये 8 है, which just now you have gone through. Any doubt, please ask and remove. Whenever you are in doubt, ask and remove others from carelessness, and be bold, because this is a backbone of labor legislation, is backbone, and it is a crisscross related to all the chapters. With that, I conclude this class. If any doubt, please ask in next class also. Now, wish you successful study. Please remember in exam, memorize your factors, your concept, and write in exam nicely. Now, I am ending this class here itself. Thank you.